बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। आज जरा ठंडी ठंडी कह रही हो तुम। ठंडी ठंडी? हाँ नहीं नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, पूरे जोश में हूँ। ओके जबरदस्त। हाँ। हमारा हरमीत पता नहीं कितना जोश में है, फौरी तौर पे चलते हैं हरमीत की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हरमीत जी। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। क्या वजह है कि रऊफ साहब आप सुबह सुबह सीधा, मेरे ख्याल में कुक पड़ी है तो ज़्यादा इस वजह से जो सर्दी है वो छाई है पूरे स्टूडियो में। रोमा ऐसे ही नहीं, पता नहीं आप लोगों को क्यों आज ऐसे लगा है, वरना मैंने तो बड़े जोशो जज्बे के साथ शो का आगाज किया, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं। अच्छा चले, मैं हमें इसी जोश जज्बे के साथ, चूंकि आज चीजें बहुत ज्यादा हैं, फौरी तौर पे चलते हैं रोमा की तरफ। तो रोमा आज क्या है? सबसे पहले रनडाउन शेयर करूंगी। सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज, उसके बाद जनाब तरीबों को छत देने का अज़्म। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसके जरिए जो थर के बासी हैं उनको सहूलत फराहम की जाएगी कि वो अपनी छत तले रह सकें, और साथ ही साथ पीने का साफ पानी भी मुहैया किया जाएगा। इक़दामात किस तरह से किए जाएंगे, ये प्रोजेक्ट किसका प्रोजेक्ट है और किस तरह से ये प्रोजेक्ट काम करेगा, तफसीलन आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर फेरी मेडोस, एक खुसूसी रिपोर्ट है, इस पर वो दिखाएंगे, और मजीद आपसे किससे कहानियां भी सुनेंगे, बिकॉज आपने बहुत ट्रेवल किया हुआ वहाँ पर। बिल्कुल ठीक। उसके बाद हम ब्रेस्ट कैंसर, आज 1 अक्टूबर है और अक्टूबर का पूरा महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। पिंक रिबन कैंपेन, इस हवाले से ऑब्वियसली हम देखते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ इज़हार यकजहती किया जाता है, अवेयरनेस ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से प्रोवाइड की जाती है। इस पर भी आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर जो फिल्म लवर्स हैं उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है कि मुल्क भर में सिनेमा जो घर हैं उनको खोलने का फ़ैसला किया गया है। इस पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से पाकिस्तान के शहर ऐसे हैं जहाँ पर सिनेमा घर खोले जा रहे हैं और किन SOPs के साथ खोले जाएंगे, इस पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि बरतानिया में बदतरीन एनर्जी बहरान देखने में आ रहा है, सूरत हाल किस तरफ जा रही है और किस तरह से बरतानवी हुकूमत इस बहरान को ओवरकम करने के लिए स्ट्रेटजीज जो है वो अपना रही है। तफसीलन आज हम शो में बात करेंगे, बट सबसे पहले हम अपने फेवरेट ब्रांड कोको कोला की बात करेंगे। दिस कोको कोला मतलब सबका ये फेवरेट ब्रांड है, मतलब लोग जो हैं वो अपने जो हैप्पी मोमेंट्स हैं, मैजिकल मोमेंट्स हैं, वो इस कोक के साथ सेलिब्रेट करते हैं। सो कोक, अब असल में हमारा आज हम आपसे डिस्कस ये करना चाह रहे थे कि कोको कोला ने अपनी नई पोजीशनिंग लॉन्च की है जिसको रियल मैजिक का नाम दिया गया है, और साथ ही साथ एक लोगो भी नया मुतारिफ करवाया जा रहा है जिस को ऑब्वियसली हम कोक की जो नई बॉटल्स हैं, जो नए कैंस हैं, उन पर देख सकते हैं। हम सबकी ज़िंदगी में रऊफ साहब हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लम्हात आते हैं, बहुत से हैप्पी मोमेंट्स ऐसे होते हैं, वो बज़ाहिर तो एक छोटे छोटे लम्हात होते हैं बट उनमें रियल मैजिक पाया जाता है और उनका एसेंस बहुत ज़बरदस्त होता है। सो कोको कोला इस चीज़ पर बिलीव करता है कि आपने अपने जो वो मोमेंट्स हैं उनको खुशगवार तो बनाना है, बट कोक के साथ उन मोमेंट्स को किस तरह से सेलिब्रेट करना है, इसलिए इसको रियल मैजिक का नाम दिया गया है। रियल मैजिक मोमेंट्स पर भी बात करूंगी, लेकिन ज़रा मैं ही बोलती जा रही हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी अपना कॉमेंट देना। ठीक है, रियल मैजिक, उसमें मुझे मालूम है कि रियल मैजिक कैसे हो सकते हैं। मतलब पहली बार जब बच्चा आपका पहला कदम लेता है या कोई पहला लफ्ज बोलता है, वो रियल मैजिक है। माँ के हाथ का खाना रियल मैजिक है। हाँ, बट आजकल मसले हैं यहाँ पे। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि मैं जब कोको की पहली घूंट पहला मैजिक है पाजी। अच्छा एग्जैक्टली, बट जिस तरह से इन्होंने कहा ना माँ के हाथ, कमाल है भाई। मतलब हाँ, वैसे अगर मैं बात करूं तो पार्टी शार्टी हो या आपकी छोटी मोटी सेलिब्रेशंस हो, तो अगर कोका कोला ना हो तो उसका मजा ही फीका हो जाता है। चेहरे पे आपके मुस्कुराहट आ जाए, यही कहूंगा भाई, चेहरे पे आपके मुस्कुराहट आ जाए तो वो मुस्कुराहट पहली। अच्छा, माँ के खाने का आपने जिक्र किया, तो वाकई जब बचपन में अपनी माँ के हाथ से खाना खाओ तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, उन बाइट्स का, उन नवालों का मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन आजकल मैं जब ऑफिस में आती हूँ तो मैंने एक अपनी नई एक आदत डेवलप करने की कोशिश की है कि मैं नाश्ता ऑफिस आकर किया करूँ, वरना मैं नॉर्मली नाश्ता दोपहर में कर रही होती थी शो के बाद। सो हमारी ये मेकअप आर्टिस्ट है मोना, वो मुझे नाश्ता कराती है अपने हाथों से, तो मेरे लिए वो भी बड़ी एक मैजिकल मोमेंट होती है। लिटरली मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ उसको। सो हर एक के लिए मैजिकल मोमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो भी डिफरेंट होती है। बट एनीवेज, जब बच्चा जो है, जिस तरह से सर भी बात कर रहे थे, जब अपने पहले कदम उठाता है तो वो भी पेरेंट्स के लिए बड़े खूबसूरत लम्हात होते हैं और बाज़ पेरेंट्स उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। फिर इसके साथ साथ जब आपकी ज़िंदगी में आपका बिग डे आता है, जब आप निकाह के टाइम कह रहे होते हैं जी कि
कबूल है, कबूल है, कबूल कबूल है। तो ये भी रियल मैजिक है ना। अब ये लम्हात वो हैं जो आप कोक के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। जब आप कोक पीते हैं ऑब्वियसली तो आप रिफ्रेशिंग एक आपकी तबीयत हो जाती है, जायका मोमेंट्स, तो इसलिए जो अपने इन मैजिकल लम्हात हैं इनको कोक के साथ सेलिब्रेट करें और ऑब्वियसली आपको मज़ा भी बहुत आएगा। आप अपने आम लम्हात को मैजिकल लम्हात में तब्दील कर सकते हैं इस तरीके से। सबसे बड़ी बात यही है कि आम लम्हे को भी मैजिकल लम्हा बना लें। बिल्कुल। और हरमीत के तो जब भी ये लाहौर आते हैं तो इनके हाथ में मैं कोक का ही कैन देखती हूँ। क्या करें, आप वहाँ पे जब हम आते हैं तो कोई ना कोई पिज़्ज़ा आपने मंगवाया होता है, तो फिर कोक के बगैर पिज़्ज़ा अधूरा है। तो भैया साथ में पिज़्ज़ा की बाइट ली और फिर एक घूंट लिया कोक का, तो कमाल ही हो जाता है। लेकिन हाँ, बातें आपने बड़ी बड़ी अच्छी की, लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि कोल्ड ड्रिंक चाहे जो भी हो, लेकिन ज़्यादा हम देखते हैं कि कोक का इस्तेमाल रोज़ बरोज़ ज़िंदगी में बढ़ता जा रहा है। और ज़्यादातर जितनी भी सेलिब्रेशंस हैं या वैसे नॉर्मल लाइफ में हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो कोशिश होती है कि भैया खाने के साथ कोई ड्रिंक हो तो कोका कोला हो तो बड़ा मज़ा ही आ जाता है। तो बात आपकी दुरुस्त है। और जैसे पीने के साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि आप ये तो refreshing हाजमा taste है। जो है ना वो भी कमाल का आ जाता है। भाई आप ज़्यादा खाना खाओ, फिर एक दो तीन घूंट लगाया तो उसके बाद बिल्कुल ठीक, आप सिस्टम आपका ठीक रहता है। और हमारे आगे बिल्कुल हाँ। जो अभी इस वक्त कोक की बॉटल्स पड़ी हुई हैं, हम इनका इस्तेमाल जरूर करेंगे बट हम ब्रेक में करेंगे। मेरे से और इशू है मेकअप ना खराब हो जाए, सो इसलिए मैं एहतियात से पीऊंगी। बट एनीवेज हम आज का रनडाउन आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी बिल्कुल कुछ चीजें ये हम तो हो गया, करते हैं। हम हाँ, बात करते हैं, लेकिन पहले चल के इश्तहार देखते हैं इनका। हाँ, का इश्तिहार देखते हैं। तो जनाब ये तो था कोक का नया एडवर्टाइजमेंट, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है और कोको कोला रियल मैजिक। अब ज़रा हम शो का बाकायदा आगाज़ कर लें डेली डोज के साथ। सबसे पहली आज के हमारे पास डेली डोज में ख़बर ये है कि जिस तरह से ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि सिंध के दीगर जो इलाके हैं, सिंध है वहाँ पर तूफ़ान का ख़दशा है। पहले इस तूफ़ान को नाम दिया गया था गुलाब का, अब शाहीन का नाम दिया गया है। बॉम्बे की साइड पे, जिस वक्त उधर उड़ीसा की साइड पे, हिंदुस्तान की साइड पे जब था तो उन्होंने गुलाब का नाम दिया था। हमारे साइड पे आया तो हमने उसको शाहीन कहा है, शाहीन का नाम दिया। तो वो खतरा कल बहुत ज़्यादा था, बारिशें भी हो रही थी कल से भी, अभी भी ख़तरा तो है। ये 2 दिन 2 अक्टूबर तक रहना। हवाएं बहुत तेज़ हैं। इसमें माहीगीरों से कहा गया है कि वो अपनी कश्तियाँ फौरी तौर पे साहिलों पे खड़ी कर दें, उसको अंदर ना लेके जाएं। यहाँ तक कि जो गोदियों में खड़े जहाज़ हैं बड़े, उनको भी कहा गया 2-2 रस्सों से बांध के रखें, अपने इंजन स्टार्ट रखें। और यहाँ तक है कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएँ हुई तो फिर इन गोदियों से जहाज़ों को निकाल दिया जाएगा, तो टकराएंगे, आपस में नुकसान होगा। बारिशों का बहुत ज़्यादा खतरा, अर्बन फ्लडिंग का है। तो ये मतलब, और साथ साथ जो पाक फौज है उसको भी अलर्ट रहने की अगर हम देखें जो आसपास की जो मछेरे हैं, फिर उनके छोटे छोटे गांव जो हैं उनको भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। खासकर हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं सी व्यू की तरफ जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं टहलने के लिए, तो उनको भी वार्न जारी की गई। लेकिन हालात जो है वो आप देखें ना कि भैया शाहीन और गुलाब का मिलाप है, तो फिर बच के रहना चाहिए। हाँ, बच के। ठट्ठा के करीब उन्होंने कहा कि तकरीबन ऐसे 14 के करीब शायद जज़ायर हैं, छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर 5000 के करीब माहीगीर रहते हैं। उनके बारे में उन्होंने कहा है कि उनको ख़ास तौर पे निकाला जाए। वहाँ के लोकल्स ने कहा है कि उनके पास कोई कैंप नहीं है ऐसा कि जहाँ पे उनको ला के रखा जाए, तो उस हवाले से भी बात हो रही है। लेकिन बाहर नेवी के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, रेस्क्यू वाले मौजूद हैं, कराची में भी इन माहीगीरों की बस्तियों के करीब भी, और गोताखोर भी रखे हुए हैं, पंपिंग स्टेशन भी पहुँचा दिए गए हैं। पूरी एक इमरजेंसी की सूरत हाल है जो वहाँ पे। और साथ साथ जिस तरह से मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि फौज और रेंजर्स को भी अलर्ट रहने की हिदायत जो हैं वो जारी की हैं। बट एनीवेज ये तो थी जनाब शहर कायद से खबर। अभी हम रुख करेंगे बागों के शहर लाहौर का, जहाँ पर इम्कानात ये हैं कि आज बारिश बरसेगी और जमकर बरसेगी। और इसके साथ साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मतला जो है वो लाहौर और इसके गिरदोनवाह में बरालूद रहेगा। सो लाहौरियों के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि हम काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं कि कब बारिश होगी, कब लाहौर का मौसम कल भी हुई थी बारिश होगा। पूरे लाहौर में नहीं हुई। हाँ, हुई। पूरे लाहौर में नहीं हुई थी। मैं जहाँ पे रहता हूँ कैंट में, वहाँ पे बारिश हुई थी, मेरे एरिया में नहीं हुई। काफ़ी खुशगवार हो गया मौसम, लेकिन बाद में वही ह्यूमिडिटी। तो आज भी यह है कि ह्यूमिडिटी ना चले, मतलब ज़्यादा ह्यूमिडिटी के ऊपर।
बिल्कुल। ये तो हमने बात कर ली मौसम की और शहर कायद की जो सिचुएशन थी वो आपके साथ डिस्कस की। एक तरफ मौसम ने तबाही मचाई हुई है अगर हम सिंध और यहाँ के जो जितने भी शहर हैं उनका जिक्र करें, बट दूसरी तरफ महंगाई का एक नया तूफान है जो हम आजकल देख रहे हैं। 1 अक्टूबर और गुज़श्ता रात हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। 4 रुपये गालिबन पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है वो 127 रुपये 30 पैसे तक जा पहुंची है। हाई स्पीड की जो डीजल की कीमत है इसमें 2 रुपये का इजाफा किया गया, जिसके बाद ये 122 रुपये का हो गया है। सो लोग जो हैं वो ऑब्वियसली इस पर बहुत रिएक्शन दे रहे हैं। कल मैं ट्विटर पर भी देख रही थी, लोगों ने बहुत सी ट्वीट्स ऐसी की हुई थी जिस पर वो बहुत ज़्यादा नागवारी और मतलब हुकूमत से नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। सो महंगाई का ये कीमत जो है वो भी बढ़ा दी गई है, 203 रुपए से भी ऊपर चली गई है पर केजी, और घर का सिलेंडर भी बहुत महंगा हो गया। तो ये एक तूफान है मतलब बच्चे का। आगे आने वाले दिनों में हमने देखना है कि जैसी सर्दी आती है तो हमारे शुमाली इलाका जात, इवन लाहौर वगैरह में, पंजाब में गैस की किल्लत हो जाती है, और जैसी गैस की किल्लत होती है तो फिर हो जाती है। लेकिन उसकी कीमतों की अगर हम बात करें तो पहले से तय हो चुका है कि कीमतें कितनी बढ़ानी है। इसके जो नवंबर में कीमत है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, तो मेरे ख्याल में ये एक नया तूफान है जो तेजी से जा रही है, महंगाई का रुकने का नाम और ये कहीं पर भी थमने का नाम नहीं ले रहा। और ऑब्वियसली इस महंगाई के तूफान के बायस गुर्बत भी हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बट एनीवेज इसी उम्मीद के साथ हम अगली स्टोरी की तरफ जाएंगे कि शायद आने वाले वक्त में हालात बेहतर हो जाएं। बट एनीवेज अगली स्टोरी हमारे पास ये है कि हॉलैंड में एक ऐसी आइसक्रीम इजाद की गई है जो पैरासिटामोल, जो कि टैबलेट है 500 मिलीग्राम, इससे तैयार की जाती है। और अगर किसी के भी सर में दर्द की शिकायत हो सो उसको पैरासिटामोल खाने की ज़रूरत नहीं, वो इस आइसक्रीम का अगर इस्तेमाल करेगा तो उसका सर का जो दर्द है वो रफू चक्कर हो जाएगा। सर कितना मज़ेदार बात है भाई। पता नहीं इसका जायका कैसा होगा। जायका भी मज़े का ही होगा, ज़ाहिर है। हॉलैंड की आइसक्रीम तो मैंने खाई हुई है, डच आइसक्रीम तो दुनिया जहान में उसका मुकाबले कोई नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने इसका भी ख्याल रखा होगा। मैं तो कम से कम ज़रूर ये करूँ। वैसे तो सर में दर्द कम ही होता है, लेकिन अगर कभी हो तो भाई ठीक है, फिर आइसक्रीम खा लो, एक टिकट में 2 मज़े। बिल्कुल लेकिन यही वाली हाँ, यही वाली वाकई, वरना नॉर्मली हमारे यहाँ पर आइसक्रीम तब खाई जाती है जब किसी का दांत वगैरह निकला। अगर ना हुआ तो हम इसका हल निकालेंगे पाजी, पैरासिटामोल को ना पीट के वही छिड़क के ना ट्राई वही कर लेंगे कि भैया हॉलैंड से मंगवाइए। हाँ बिल्कुल ठीक। बट एनीवेज हमारे पास अगली स्टोरी ये है कि जनाब यूट्यूब ने वैक्सीन मुखालिफ तमाम मवाद को ब्लॉक करने का ऐलान किया है, और ये कहा है कि अगर इस हवाले से वैक्सीन के हवाले से किसी भी किस्म का मवाद कंटेंट पाया गया यूट्यूब पर तो उसको फौरी तौर पर डिलीट कर दिया जाएगा। जिसमें हम अक्सर देखते हैं कि लोग जो है मुख्तलिफ वैक्सीनेशंस के बारे में, बिल्कुल मुख्तलिफ वैक्सीनेशंस के बारे में जो र्यूमर्स जो है वो स्प्रेड कर रहे होते हैं कि फलां वैक्सीन लगवाएं, फलां मत लगवाएं, और इस वैक्सीन को लगवाने से जी आपको ये आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो ये बहुत जबरदस्त बात है, ये एकदम इसको हम भी जो आपने मुझे भेजा था तो वो देखी थोड़ा सा डर लग जाता है लोगों को, वजूहात ये भी हो सकती हैं, फिर हम देखते हैं तो। बट आई होप कि आपने एस्ट्राजेनेका नहीं लगवाई होगी। लेकिन बहरहाल ये बहुत अच्छा कदम है। हम जो बात कर रहे हैं, हरमीत ने भी जैसे बात की है कि लोग अफवाहों पे हमारे यकीन बहुत ज़्यादा रखते हैं, और वो अफवाहें जिस वक्त यूट्यूब पे आ जाती हैं, सोशल मीडिया पे आ जाती हैं तो और फैलती हैं। अभी हमारे मुल्क में वैक्सीन सिर्फ शायद 20% लोगों ने भी नहीं लगवाई, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों को ये मोटिवेट करना ज़रूरी है कि भी आप वैक्सीन लगवाएं। आज से वैसे पाबंदियाँ और बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। चले खैर हमने कल भी डिस्कशन की थी। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। अगली स्टोरी ये है कि जनाब पाकिस्तानी अदाकारा उशना शाह और गुलकार मनाज मस्क का नया गाना कंगना रिलीज कर दिया गया है। इसमें जो गुलकार हैं वो अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे, जबकि जो अदाकारा हैं उशना शाह वो परफॉर्म करेंगी। और इस हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें इस इवेंट में इस गाने को रिलीज़ किया गया। फैंस की जानिब से इसको सराहा भी जा रहा है। अच्छी ट्रेंडिंग है इसकी यूट्यूब पर भी, और इंस्टाग्राम की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंस्टाग्राम पर उशना शाह ने अपने जो पर्सनल अकाउंट है उस पर भी इस गाने को शेयर किया। बहुत खूबसूरत लग रही हैं अगर हम इन विजुअल्स में देखें तो। सो जबरदस्त है ये भी है। और उम्मीद है कि आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत होगी। मैंने सुना नहीं है अभी, लेकिन
मेरे ख्याल में उम्मीद है कि जब सुनेंगे तो एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। और आज हमारे पास डेली डोज की लास्ट स्टोरी ये है कि जनाब इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी जो तारीख थी कल थी, उसमें अब एफबीआर ने तौसीह कर दी है। 15 अक्टूबर तक जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है। एक तो रीज़न ये सामने आ रही थी कि जनाब एफबीआर का जो सिस्टम था वो सुस्त रवि का शिकार था, जिसके बायस बहुत से लोग ऐसे थे जिनको रिटर्न्स फाइल करने का मौका नहीं मिला, अपने रिटर्न्स फाइल नहीं कर सके। बट इसके अलावा एक और रीज़न भी थी, वो सर आप शेयर करें हमारे। हाँ जी, वो असल में ये है कि ट्रेडर्स एसोसिएशन काफ़ी दिनों से मुज़ाकरात कर रही थी एफबीआर के हुकाम के साथ, और वो चाह रहे थे कि इस डेट को 30 अक्टूबर तक बढ़ाया जाए। और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कुछ हड़ताल भी की, कुछ थोड़ा बहुत सड़कों पे भी निकले, और आगे उन्होंने ये कहा कि अगर ये ना किया गया तो हम सारे के सारे ट्रेडर शट डाउन करेंगे, कारोबार बंद कर देंगे और सड़कों पे आ जाएंगे। तो ये मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात के नतीजे में यही हुआ कि 15 दिन की दोनों तरफ से बातचीत करके टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख आखिरी अब 15 अक्टूबर है। तो आप अब जिन्होंने अपने टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाए, फौरी तौर पे ये काम करें, इंतज़ार मत करें, क्योंकि जब डेट करीब आ जाती है तो फिर इतना प्रेशर बढ़ जाता है जो इंटरनेट सिस्टम है उसके ऊपर, उनके वेबसाइट के ऊपर रश हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मतलब वो उसकी वजह से आपकी रिटर्न में देर हो सकती है। रिटर्न में देर मत करें। 15 अक्टूबर तक जो डेट एक्सटेंड की गई है, 15 का इंतजार मत करें, अपना जो प्रोसीजर है उसको अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दें ताकि आप टाइम से पहले उसको कंप्लीट कर लें। ये तो था पब्लिक का डेली डोज। अभी हम शो में एक ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिंध का इलाका थर जो कि नहायत एक बैकवर्ड इलाका है, और यहाँ पर लोगों को बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी परेशानियों का सामना है। लोग जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनसे महरूम है। खाने की किल्लत है, खुराक की किल्लत है, पानी की शदीद किल्लत है, फिर पीने को साफ़ पानी मुहैया नहीं, और यहाँ के जितने भी लोग हैं मेजॉरिटी लोगों के पास रहने को प्रॉपर छत मुयस्सर नहीं आती। सो हालात यहाँ के लोगों के बहुत बुरे हैं। हम एक ऐसे प्रोजेक्ट का जिक्र करेंगे जिस पर काम कर रहे हैं पाकिस्तान की एक मारूफ फलाही और समाजी शख्सियत डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब, जिनको उनकी खदमात के पेश नज़र, समाजी खदमात के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने पहले सितारा इम्तियाज़ दिया और उसके बाद उनको आला तरीन सिविल अवार्ड हिलाले इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए, उनका ये अज़्म है, और वह लाहौर से थर के बासियों को छत फराहम करने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। और अगर हम कल ही का जिक्र करें तो कल ही वफाकी टैक्स मुहतसिब भी मुकर्रर किए गए हैं। डॉक्टर साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। वफाकी टैक्स मुहतसिब हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू द शो सर। बहुत ज़बरदस्त काम, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, क्योंकि थर के लोगों के लिए ज़्यादा लोग जो हैं वो दर्द दिल नहीं रखते, और इतना उनकी फलाह, उनकी बहबूद के लिए काम, उनके इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जाता। अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताइएगा कि किस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है ये काम करेगा और किस तरह से थर के बासियों को एक रहने के लिए छत मुहैया की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। थरपारकर पाकिस्तान का ऐसा एक सहरा है कि बहुत बड़ा सहरा है। 28 लाख मुरब्बा मील ये इलाका है, और इसमें 18 लाख के करीब आबादी है, और इसमें हिंदू 50% से ज़्यादा हिंदू आबादी है, 50% मुसलमान हैं। और यहाँ 2014 में सबसे पहले मीडिया में ख़बरें आई कि थर में कहत आ गया है, लोग भूख से मरने लगे हैं, बच्चे मरने लगे हैं, और वहाँ पानी नहीं है। तो हम लाहौर से अपनी टीम के साथ हम गए, हम मिट्टी पहुँचे। वहाँ कश्मीर चौक में बहुत सारे लोगों ने कैंप लगाए हुए थे, और उन्होंने वो काम कर रहे थे, खुराक भी पहुँचा रहे थे, पानी का सिलसिला। तो हम भी गए, तो हमने वहाँ थर के सहरा में घूम फिर कर देखा। तो एक जगह हमने कैंप लगाया, हिंदुओं का इलाका था, और वहाँ हमने जब मरीज़ों को देखा, मैं खुद एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ, तो मरीज़ों को देख रहे थे, तो हमें प्यास लगी। तो हमने कहा साईं पानी मिलेगा? वो कहता साईं पानी तो नहीं मिलेगा, हमारी औरतें पानी लेने के लिए गई हुई हैं सहरा में, वो 10 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे बाद आएंगी, पानी लेके फिर आपको पानी मिलेगा। तो उसी वक्त मेरे जहन में आया क्यों ना हम भी थर में कुएँ बनवाने शुरू करें। तो उस वक्त सोचा नहीं था कि माशाल्लाह काम इतना बढ़ जाएगा। 2014 से लेके और फिर हम उस कुएँ पे गए, तो वाकई औरतें
और फिर औरतें उनकी जो है ना 2-2 घड़े सर पे रखे होते हैं, पानी उनकी गर्दन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है, हामला औरतों का जो है हमल उनके गिर जाते हैं, अबॉर्शन हो जाती थी। तो हमने फिर अज़म कर लिया कि हमने थर के सहरा को मीठे पानी से सैराब करना है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हम बिला रंगो नस्ल इम्तियाज़ मज़हब काम करते हैं। हमने हिंदुओं के गोटों में भी 400 से ज़्यादा मीठे पानी के कुएँ बनवाए हैं। अभी माशाल्लाह मेरी टीम उधर मसरूफ़ अमल है। अभी आज तक हम 1150 मीठे पानी के कुएँ बना चुके हैं। और फिर हमने सोचा कि थर में हम कुएँ तो बना रहे हैं, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमने जिस तरह खुराक को ज़ाया किया जाए, लेकिन वहाँ के जो हालात आपने उसकी अक्कासी की है और उसको एक बुक की शक्ल दी है, तो यकीन माने हर एक बंदे को पढ़नी चाहिए कि वहाँ के हालात से हमें बखूबी अंदाज़ हो कि किस किस्म के हालात को उनको डेली सामना करना पड़ता है। अब आपने बात की कुओं की, मीठा पानी, उसके साथ साथ आप दीगर प्रोजेक्ट पर भी काम करें। अचानक ये घरों का ख्याल कैसे, और अब तक कितने घर आप लोग उनको दे रहे हैं? साथ साथ ये बताइए कि क्या तरीक़ाकार होगा, प्रोसीजर क्या होगा? देखें, बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि हमने कुओं से काम शुरू किया। मीठे पानी के पहले मैनुअल कुएं बनवाते थे, फिर हमने उस पर सबमर्सिबल पंप लगाने शुरू किए, सोलर पैनल्स लगाए, उससे चलने लगे। फिर हमने लैंड कल्टीवेशन भी शुरू कर दी। यानी वहाँ माशाल्लाह 2 दफ़ा थर के सहरा में गुमान होता है कि पंजाब के। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अक्टूबर स्टार्ट हो गया है और हर साल अक्टूबर का जो महीना है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान में एक कैंपेन जो पिछले 18 साल से चल रही है, जिसका नाम पिंक रिबन कैंपेन है। इस कैंपेन का मकसद ये है कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ इजहार यकजहती किया जाए, ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाई जाएँ। और ऑब्वियसली ये एक ऐसा कैंसर है जिसकी अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो इसमें पेशेंट को जो है वो बचाया जा सकता है, क्योंकि ये ट्रीटेबल चीज़ है। सो लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं, ख़वातीन में इतनी अवेयरनेस नहीं, और ये जो कैंपेन है बड़ी सक्सेसफुली पिछले 18 साल से काम कर रही है। और इसी सिलसिले में अक्टूबर के महीने में पूरे पाकिस्तान की जो हिस्टोरिकल इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, प्लेसेस हैं, उनको पिंक कर दिया जाता है बरकी कुमकुमों के साथ। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जो इमारतें हैं, मतलब इस साल भी आईफिल टावर, सिडनी ओपेरा हाउस की अगर हम बात करें, एम्पायर स्टेट और व्हाइट हाउस की अगर बात करें, और इसके अलावा और बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जिनको पिंक कर दिया जाता है। और ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। को भूल रही है भाई? ऑब्वियसली नहीं, आपको भूल नहीं रही। मुझे आज आइडिया हो गया था कि आज 1 अक्टूबर है, सो आप भी इस में अपना हिस्सा डाल रहे हैं इस कैंपेन में, इस महीने में जो भी अवेयरनेस वगैरह होती है। सो आप भी इस वजह से आप पिंक दस्तार पहन कर आए हैं। सो इस वक्त हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, इस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ CEO पिंक रिबन उमर आफ्ताब साहब हमें शो में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच उमर साहब, वेलकम टू द शो। सर, पिछले 18 साल से आप इस कैंपेन को रन कर रहे हैं और ये आप ही का इनिशिएटिव है। मतलब अभी तक आप इसका सक्सेस रेट कैसा देखते हैं? इस कैंपेन की बदौलत लोगों में, ख़वातीन में कितनी अवेयरनेस आई है? देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक था कि जो आप समझें कि पहले जो 10 साल हैं वो तो बहुत सख्त किस्म की एक रेजिस्टेंस रही। हम किसी टीवी चैनल पे बात नहीं कर सकते थे। एक्चुअली मतलब टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो टैबू समझा जाता था कि जी आप बी वर्ड जो है वो आके टीवी पे नहीं ले सकते। और फिर सोसाइटी में भी एक, क्योंकि जो भी कोई चीज़ ऐसी जो वुमेन सेक्सुअलिटी, एक तो वैसे ही ख़वातीन के हवाले से हमारे यहाँ कोई भी वुमेन इशू जो है वो सेंसिटिव हो जाता है, फिर जब वुमेन सेक्सुअलिटी की बात आ जाए तो वो और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अच्छा, इस कैंपेन को रन करने का मकसद क्या है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर वाहिद ऐसा कैंसर है जो अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है, क्योंकि इसके जितने सिम्टम्स हैं वो सारे एक्सटर्नल होते हैं। और एक खातून जो है उसको पता लग जाता है कि उसको कोई छाती में गिल्टी है, उसको कोई छाती के किसी भी हिस्से में कोई रैशेस हैं, कोई डिम्पलिंग है, उसको कोई ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि या तो वो नापता होने की वजह से उसको सीरियसली नहीं लेते, और जो इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि पता चल जाए तो उसको छुपा लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हम देखते हैं जहाँ पे कि अगर पता भी लग गया है तो वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाएंगे। अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर अर्ली मतलब शुरू से एकदम जब पता लगता है हो जाए तो फिर सिंपल ट्रीटमेंट है,
और बचने के चांसेस जो हैं वो 90% से ज़्यादा है। लेकिन वो जूजू लेट होता जाता है। हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ 70% जो ख़वातीन हैं वो 3rd स्टेज पे आती हैं। अब 3rd स्टेज पे आने का मतलब ये है कि एक तो वो इंतहाई पेनफुल और फिर वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि मतलब शुरू में हो तो सिर्फ सर्जरी से काम हो सकता है या शायद थोड़ी सी कुछ साथ और चीज़ें करनी पड़े, लेकिन 3rd स्टेज के ऊपर वो तकलीफ देह है, उसमें कीमो लगवानी पड़ेगी, उसमें रेडिएशन करवानी पड़ेगी, तो वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो है वो बन जाती है। तो इसीलिए जो कैंपेन पिछले 18 साल से अर्ली डायग्नोसिस जो है इसके ऊपर बेसिकली हम फोकस करते रहे कि अगर अर्ली डायग्नोस कर लिया जाए तो बचने के चांसेस जो हैं वो 90% से ज़्यादा। अच्छा, अर्ली डायग्नोस करने के लिए भी कोई ये नहीं है कि जी डॉक्टर चाहिए, अस्पताल चाहिए। हर खातून ने या बच्ची ने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन महीने में एक दफ़ा खुद करना है। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो और उसके लिए भी हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखें तो बड़े इजी एनिमेटेड वीडियोस मिल जाती हैं हाउ टू डू दैट। सो ये एक मेजर फोकस रहा कैंपेन का। डॉक्टर साहब ये बताइए, सॉरी डॉक्टर हरमीत का जरा सवाल पहले ले लेते हैं, फिर मैं बात करता हूँ। जी हरमीत, ये शायद आवाज़ आपको ना आए तो मैं आपको रिपीट कर सर, मैं अगर आपने जिस तरह अवेयरनेस की बात की तो हम अगर देहात का रुख कर लेते हैं, वहाँ पे उमूमन ये देखा जाता है कि ये अगर छाती में ये अलामात नजर आते हैं तो फिर वहाँ पे एक कैबिनेट बैठती है बुजुर्ग खवातीन की, उससे मशवरा लिया जाता है, फिर वो कहती है पुत्र ना अगर आप जाएंगी तो छाती काट देंगे। तो ये जो चीज़ है उसके लिए कहाँ देहातों में कहाँ तक आपको होगा कि अप्रोच है और किस तरह उस पर काम हो रहा है? देखिए, इस पे हमने ये किया कि पाकिस्तान में एक लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम है जिसमें कोई तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। तो हमने उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें ब्रेस्ट कैंसर को इंक्लूड करवाया ताकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है एटलीस्ट एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो हो सके। अच्छा, फिर उसके अलावा हम एक बहुत एक्सटेंसिव यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम रन करते हैं जिसमें कि हम छोटे छोटे गांव देहात जो है उनमें जाके अवेयरनेस करते हैं। तो उससे हमने देखा कि वो जब किसी एक बच्ची को हम अवेयरनेस देते हैं तो सिर्फ एक बच्ची नहीं होती, वो उसके घर में उसकी वालदा, उसकी बहन, उसकी फुफो, उसकी खाला, तो उससे कुछ हद तक। अच्छा, फिर ये जो चैलेंज है वो मिथ्स के साथ कि हमारे यहाँ एक तो बहुत सारी मिथ्स इतनी ज़्यादा एसोसिएटेड है, बहुत सारे गांव हैं पाकिस्तान, मतलब इस दौर में भी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि जी ये कोई काला जादू का असर, कोई विच क्राफ्ट की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो गया। मतलब सदर्न पंजाब में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये बाकायदा वो लोग बिलीव करते हैं कि जी औरत ने कोई ऐसा गलत काम किया तो उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। हालांकि कैंसर जो है वो मतलब बॉडी के सेल से रिलेटेड है, ट्यूमर बनता है और वो बॉडी के किसी भी हिस्से को लग जाता है, तो वो मतलब ये कि चैलेंज जो है। यहाँ पर मैं आपसे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इतने अरसे से ये कैंपेन चल रही है, जो सेल्फ एग्जामिनेशन वाली आप बात कर रहे हैं ना, वो अभी भी हमारी इवन पढ़ी लिखी खवातीन में भी अभी भी कोई खुद को सेल्फ एग्जामिनेशन उस तरफ नहीं आता। एक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अक्सर खवातीन में फाइब्रोएडेनोमास हो जाते हैं, सो वो मेरे वाले थे, बट यहाँ पर डॉक्टर्स की भी मेरे ख्याल में उनको भी मतलब क्या कहते हैं, उनकी भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। स्टिल रिमेंबर कि एक डॉक्टर कह रहे हैं इसको ऑपरेट होगा, दूसरा डॉक्टर कह रहे हैं नहीं ये अभी ऑपरेट ना करवाएं, ये आपके लिए फ्यूचर में बड़े मसाइल खड़े करेगा, शादी होनी है कल को या इस तरह। सो ये वाला फैक्टर ना सिर्फ पेरेंट्स के जहन में है, ना सिर्फ लड़कियों के, खवातीन के जहन में है। ये कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स को गुमराह कर रहे होते हैं और उसके बाद मैं वाज लाइक नहीं करवाना हमने ऑपरेशन। जी बिल्कुल। सो इस तरह के डॉक्टर्स का क्या किया जाए, तो मैं आपके साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर कर। हेल्थ जो है हमारे यहाँ एक चैलेंज तो है। अच्छा, एक बात ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी की कि ब्रेस्ट में कोई भी चीज हो तो वो कैंसर नहीं है, देयर आर मतलब ब्रेस्ट डिजीजेस भी हैं, जैसे यही फाइब्रॉइड जो है, और ये आजकल काफ़ी बच्चियों में जो है वो बिल्कुल हम देखते हैं कि फाइब्रॉइड में मेंटल हेल्थ को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहरहाल आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक करती है। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो आपके जिस्म के ऊपर जो है वो बीमारी जो है वो अटैक करती है और फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ज़रा दो बातें, मतलब एक तो ये है कि खुराक के हवाले से जब हम बात करें तो ये बारहा ये चीज़ सामने आती है कि हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड खुराक जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर असरअंदाज होती है, ख़वातीन पे ख़ास तौर पे, जिसमें दूध, आपने बिल्कुल सही बात की, और दूसरी बात मुर्गियों
जो मुर्गी हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आप जब कैंपेन करते हैं तो लोगों को या हुकूमत को ये बताने की ज़रूरत है कि इस बारे में वही कुछ करेंगे तो करेंगे, वैसे तो होगा नहीं। और दूसरी बात ज़रा अपने हॉस्पिटल के बारे में भी बताइए, जिसके बारे में है कि इस महीने में आपका हॉस्पिटल लॉन्च हो जाएगा, जो ब्रेस्ट कैंसर का वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान में। जी, ये पिंक रिबन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद साल से हम इसके ऊपर एफर्ट कर रहे थे। इट्स अ चैरिटी हॉस्पिटल, फ्री हॉस्पिटल, लाहौर में बड़ा सेंट्रली लोकेटेड है, कलमा चौक पे, फिरोजपुर रोड पे। और ये इंशाल्लाह अभी हम अक्टूबर में इसकी ओपीडी शुरू कर रहे हैं और अगले तकरीबन 2 से 3 माह में मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड और फिर बाकी फैसिलिटीज़, ये वाहिद अभी हॉस्पिटल है जो डेडिकेटेड है सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ये स्पेशलाइज करेगा ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर और इंशाल्लाह सारी सर्विसेज जो है वो एक ही जगह पे प्रोवाइड करेगा और इट्स अ चैरिटी हॉस्पिटल, इट विल प्रोवाइड फ्री सर्विस। अच्छा, जो आपने बात की खुराक की, बिल्कुल हमने अपना एक पिंक रिबन कॉल फॉर एक्शन जो है वो अनाउंस किया है, क्योंकि गवर्नमेंट को हमने सर्टेन रिकमेंडेशंस दी हैं जिनमें कि ये फूड से रिलेटेड जो है, क्योंकि देखें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स और एडिटिव्स जो हैं वो दुनिया में कई सालों से बैंड हैं। वो अगर आज भी आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उठाएंगे तो उसके इंग्रेडिएंट में वो लिखे हुए हैं। तो अब ये चीज़ें जो हैं ये तो ऐसी चीज़ है ना कि जो मतलब हमें कोई री इन्वेंट नहीं करना व्हील को, जो ऑलरेडी जो दुनिया में प्रूव हो गया कि एक सर्टेन केमिकल है वो कैंसर कॉज करता है, तो उसको हमें फौरी तौर पे बैन करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल इस पे हम अपने तौर पे तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जो कैंसर कॉजिंग हैं, क्योंकि देखिए फिर वही बात है, गवर्नमेंट कैंसर की ट्रीटमेंट 25 करोड़ आवाम में प्रोवाइड नहीं कर सकती। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, डिस्पाइट के हेल्थ कार्ड है बट उसमें भी लोगों को पूरी कवरेज जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट की नहीं मिलती। तो हम जैसे मुल्कों में ये और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रिवेंशन जो है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। ठीक है जी, तो हरमीत आपका सवाल है कोई? जी सर ने प्रिवेंशन की बात की, लेकिन साथ साथ जिस तरह रोहमा ने एक बात की, मैं उसी तरफ दोबारा आना चाहूँगा, क्योंकि मेरा खुद एक्सपीरियंस ये रहा है कि कुछ पेशेंट्स के साथ जब मेरा रब्ता इधर इस्लामाबाद में हुआ तो उसमें से कई ख़वातीन ऐसी थी कि उनके फैमिली का ये कहना था कि फलां शहर के डॉक्टर ने कहा कि भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम जब इस्लामाबाद आए तो ये चीज़ जो है, हालांकि खौफ ज़्यादा ही हो जाता है कि भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सब कुछ छाती काटनी पड़ेगी, ये सबसे बड़ी चीज़ जो है ख्वातीन में ये चीज़ पाई जाती है। तो जब इस्लामाबाद आए तो यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। तो आप कैसे देखते हैं कि अब कम से कम ये सहूलियात जो है कुछ शहरों तक भी होनी चाहिए, जिस तरह लोग आते हैं यहाँ लाहौर, कराची या इस्लामाबाद, इन शहरों में कुछ ऐसी सहूलियात हैं, लेकिन दीगर जो बड़े काफ़ी शहर हैं लेकिन उनमें सीधा ऑपरेशन की बात की जाती है। क्या अच्छा, यहाँ पर हरमीत में आपको, मुझे ऐसा लगता है कि हर कैंसर या हर कोई भी बीमारी जिस तरह फाइब्रोडेनोमा है उससे आपकी ब्रेस्ट रिमूव नहीं करनी पड़ती। एक तो सबसे बड़ा लोगों के माइंड में ये मिथ है जो अभी बल्कि आप क्लियर भी कर दें, और दूसरा यहाँ पर एक ये फैक्टर है कि डॉक्टर्स को भी, मतलब एक तो ये कि एक फाइब्रोडेनोमा भी है तो वो इररेलेवेंट चीज है आपकी बॉडी के लिए, आपको वो अंदर कोई फायदा नहीं दे रही तो आपने उसको रख के करना क्या है। सो इस हवाले से भी लोगों को अवेयर करें सर कि अगर ऐसी कोई चीज है तो उसको रिमूव करें। इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि जो ट्रीटमेंट की बात है, बिल्कुल जैसे मैं भी आपको पहले बता रहा था कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तकरीबन कोई 18 सेंटर्स हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और काफ़ी छोटे शहरों में भी, लेकिन हैविंग सेड दिस वो अभी भी कम है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, तो ट्रीटमेंट की फैसिलिटी तो बहरहाल ज़्यादा चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो ये है कि देखें अर्ली डायग्नोसिस में अब जो सर्जरी है वो इतनी एडवांस्ड है कि आपको पूरी ब्रेस्ट रिमूव नहीं करनी पड़ती। जो जिस पार्ट, जितना हिस्सा जिसमें कैंसर है उसको सिर्फ रिमूव किया जाता है और उसको भी रिकंस्ट्रक्ट जो है वो कर दिया जाता है। तो अगेन एक बात तो ये है कि जितना अर्ली डायग्नोसिस के ऊपर फोकस होगा उतना जो है वो, और ये बिल्कुल जनरली हम जो ख़वातीन जिनको देखते हैं जो ट्रीटमेंट नहीं करवाती, जो इस पता लगने के बाद बिल्कुल एक उसमें डिनाइल में चली जाती हैं, उसमें एक रीज़न उनकी बिल्कुल ये है कि उनको लगता है कि जी छाती कट जाएगी और वो एक जो वुमेनहुड का कॉन्सेप्ट है कि जी वो शायद बेकार हो जाएंगी। एक तो ये कि देखें ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक खातून की जो वैल्यू है वो उसकी छाती से नहीं है, वो अगर छाती काटनी भी खुदा ना खास्ता पड़े तब भी इलाज तो करवाना चाहिए, लेकिन
अगर वो जल्दी इलाज के लिए आएंगी बिल्कुल। तो फिर छाती को काटना नहीं पड़ेगा और सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस से इंसान बच सकता है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच उमर आफ्ताब साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। इस मैसेज के साथ अभी हम शो में ब्रेक शामिल कि बराए मेहरबानी इस वक्त जितनी भी खवातीन हमें देख रही हैं, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाहे बगाहे अपना सेल्फ एग्जामिनेशन जो है, खुद को सेल्फ एग्जामिन कर लिया करें। और साथ ही साथ डॉक्टर्स के लिए एक मैसेज के बाद डॉक्टर्स जो पेरेंट्स को और फैमिलीज को गुमराह कर रहे होते हैं कि ऑपरेशन नहीं करवाएं, ऐसे मसाइल होंगे वैसे मसाइल होंगे, सो ऐसे डॉक्टर से भी हमारी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जो पेरेंट्स हैं, फैमिलीज हैं, उनको हरगिज गुमराह ना किया जाए। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, जब से कोविड आया है पिछले 2.5 साल हर इंडस्ट्री के लिए, हर सेक्टर के लिए, हर फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा भारी गुजरे हैं। बहुत सी चीज़ें, बहुत से सेक्टर्स जो हैं वो हमने बंद देखे, जिनमें ऑब्वियसली एक सिनेमा घर भी थे। जितने भी सिनेमाज थे ऑल ओवर पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ही उनको बंद रखा गया ताकि कोविड का फैलाव जो है उसको रोका जा सके। अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने ऐलान किया है, हमने देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने ये ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर यानी कि आज से पाकिस्तान के कुछ शहरों में सिनेमा घर जो हैं वो खोले जाएंगे, लेकिन विद एसओपीज़ पर अब सवाल ये है कि इम्प्लीमेंट किस तरह से करवाया जाएगा। एसओपीज़ क्या क्या होंगे इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जिन शहरों में सिनेमाज खोले जा रहे हैं उनमें गिलगित है, उनमें सकरदू है, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर शामिल हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जो बड़े शहर हैं वो अभी भी शामिल नहीं हैं। इस पर आज हम तफसीलन शो में गुफ्तगू करेंगे। हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन फिल्म एग्जिबिटर्स एसोसिएशन सिनेमा ऑनर जहांजेब बेग साहब। जहांजेब साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। सर, हुकूमती फैसले पर आप क्या कहेंगे? क्या नजर आता है, बड़े शहरों में अभी क्यों नहीं खोले जा रहे? प्लस जो एसओपीज हुकूमत की जानिब से बताए गए हैं, सिनेमा मालिकान, ओनर्स उन पर इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे? जी डेफिनेटली, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, बट मोस्ट प्राइमरी इम्पोर्टेंस जो है हमारी पब्लिक सेफ्टी जो है उसकी वजह से अभी ये फैसला किया गया है कि अभी बड़े शहरों में ना खोले जाएं। इस्लामाबाद उसमें ऐड कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी बेहतर है। आई थिंक 50% कैपेसिटी पे जो है रोल आउट होगा और होपफुली बहुत जल्द जो है लाहौर और कराची में भी इंशाल्लाह आई थिंक जब ये सिनेमा ओपन होंगे तो मेन हमारी जो आवाम का जो रुझान है वो सिनेमा की तरफ होगा। आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप बट लेकिन नॉट इनफ टू हेल्प द इंडस्ट्री एट दिस पॉइंट। मेन ये है कि आपने अभी एक टेम्परामेंट अपनी कौम का सेट करना है, उनको आदत डालनी है कि एसओपी को फॉलो करें। सिनेमा अगर जाना है तो उसके अंदर अपने एहतियात रखें, डिस्टेंसेस रखें। दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक। बट अगर हम सिनेमा की इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो बड़े शहरों में जो अगेन क्योंकि अब सिनेमाज जो हैं उनके ऊपर मोस्टली जो है पब्लिक एसेट्स में हैं या मॉल्स में हैं या उसमें हैं, तो उसकी वजह से जो है एसओपीज़ को इम्प्लीमेंट करना अभी उसका प्रोसेस तैयार किया जा रहा है। वो जैसे ही हमारा एक विद इन द मैनेजमेंट तैयार हो जाएगा तो वहाँ बड़े शहरों में भी इंशाल्लाह खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल्स के लिए इस वक्त कौन कौन से एसओपीज़ किस किस्म के आए हैं जिन पर उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है? मेन तो यही है कि यू हैव टू ऑपरेट ऑन 50% कैपेसिटी सीट छोड़ के, विच ऑब्वियसली डिटर्स दी ओवरऑल कैपेसिटी एंड आपकी जो फिजिबिलिटी है उसको हर्ट करती है। उसके अलावा मास्क आपको पहनना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो आई थिंक हमने देखा है। सर्टिफिकेट भी ख्याल में चेक करना जी, सर्टिफिकेट भी चेक करना है ऑफ कोर्स। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, मतलब अभी 8 शहरों में जिनमें बड़े शहर नहीं है उनमें खोलने का अगर ऐलान होता है, आप एग्जिबिटर चेयरमैन है एग्जिबिटर्स के भी, ऐसे में बाहर से फिल्म ला के, पाकिस्तानी फिल्म तो है नहीं, तो कौन होगा जो अपना नुकसान करवाएगा कि फिल्म लाएगा और उसको इन छोटे 8 शहरों में रिलीज करेगा? ये मेरा में बहुत बड़ा सवाल है। एक देखें, नई फिल्म तो इस वक्त कोई भी इम्पोर्ट नहीं हो रही और देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स विच आर रेडी, जो लॉन्च के लिए रेडी भी हैं, लेकिन इस कंडीशन में फिजिबिलिटी नहीं बनती जैसे आपने राइटली कहा। और छोटे शहरों में सिनेमा भी अभी एज सच उसकी इतना प्रॉपर फिजिबिलिटी नहीं है। मेन गेम तो बड़े शहरों की ही है। इस्लामाबाद इज़ अ टेस्ट केस ऑल्सो, लेट्स सी हाउ द पब्लिक रिस्पॉन्स। अगर वहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छी आती है तो then the producers and the distributors will come in. अभी तो exhibitors what we can do is we can try to see कि how the things roll out. और अगर eventually इसमें आप बड़े शहर जब तक नहीं डालते, you're very right के जो little chance भी है, अगर पुरानी प्रोडक्ट भी चलानी है आपने, नई प्रोडक्ट तो अभी दूर है।
नई प्रोडक्ट जी, तो नई बहुत प्रोडक्ट मुश्किल है। बहुत दूर की बात है अभी। पहले रुझान दोबारा सिनेमा की तरफ बने लोगों का, तो फिर उसके बाद जो है नई फिल्म आने का चांस ज़्यादा होगा, वरना डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर कभी भी नहीं चाहेगा कि अपनी फिल्म एक बार रिलीज़ कर दे और इस कंडीशंस में रिलीज़ करे कि जहाँ पे लोगों को देखने का मौका भी ना मिले उसको। अभी देखे ना जेम्स बॉन्ड बिल्कुल तैयार मतलब रिलीज के लिए जी, ऐसे ही। और मैं ख्याल में बाहर शायद इंग्लैंड में तो हो भी गई है जी, रिलीज जी, limited तो release। उसको नेचुरली वो मतलब अट्रैक्ट करती है अगर वो लगी होती तो जी। लेकिन हमें कोई नहीं ले पाएगा, बहुत महंगी जी, फिल्म है। जी, जी, of तो course। पुरानी जेम्स बॉन्ड की जो फिल्में पड़ी हुई हैं उनको ही चला के फिर मतलब कुछ गुजारा होगा, या Again, इंडियन sir, तो आप चला नहीं सकते। देखें अगेन ऑन अ लाइटर नोट, देखें पिछले 1.5-2 साल में हमें घर से निकलने और ऑफिस जाने की आदत भी खत्म हो गई है काम की भी। तो पहले तो एंटरटेनमेंट की आदत लोगों को डालनी पड़ेगी, लोगों को लाना पड़ेगा सिनेमा की तरफ। उसके लिए हमारे पास पुराना कंटेंट काफ़ी है, बट यूर राइट, अगेन दैट विल स्टिल बी अ बर्डन फॉर द सिनेमा, क्योंकि उसको चलाने के लिए आपकी बेसिक कॉस्ट भी है। तो अनलेस द मेन आपके जो शहर जब तक ओपन नहीं किए जाते, तो इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री एज इटसेल्फ उसका इफेक्ट उस तरह से आना, ये एक आप कह लें कि एक किताबी बात है कि अभी आपने छोटे से शहर खोले। हरमीत, आप कोई सवाल करना चाहेंगे जहांजेब साहब से? जी जी, मुझे तो एक बात सर की बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह लोगों को एक आदत पड़ चुकी है कि ज़्यादा ऐसी इस किस्म की एप्लीकेशन, ऐसे वेब साइट्स आ चुके हैं जहाँ से बड़ी आसानी से एक फिल्म आपको मिल जाती है। सर ने बात की 50% की, तो उमूमन सर हमने देखा है कि नौजवान लड़के जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के होते हैं, दोस्त मिल के जाते हैं, फिर वहाँ पे फासला जब बढ़ जाएगा तो फिर तो रुझान कम ही हो जाएगा, तो कैसे राजी करेंगे? ट्रू, आई गेस यूर राइट, बट हाँ, मकसद तो है कि लोग अवाम और दोस्त अपने दोस्तों के साथ आप इकट्ठे जाएं कहीं, लेकिन व्हाट कैन आई से जी, आप ठीक कह रहे हैं जी, फासले कम होने चाहिए अवाम में, ज़्यादा फासले बढ़ने नहीं चाहिए। हर चीज़ का मजे का सवाल था। अच्छा, वैसे ये है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तो इस वक्त बिल्कुल मेरे ख्याल में मरी पड़ी है जी। तो उसकी वजह यही है, एक तो कोविड हो गया, दूसरे कुछ लोग जो कराची में फिल्म बना भी रहे थे उनकी अगर फिल्में तैयार भी पड़ी हैं तो मैं हमें रिलीज नहीं करना चाह रहे हूँ जी। फिल्म बड़ा जी, प्लीज सॉरी, आप जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए फिल्म एक बड़ा इंटेंसिव और इंक्लूसिव प्रोसेस है। आप टेलीविजन के लिए जब आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट क्रिएट की एक सेट एनवायरनमेंट में और उसको एक सेट टाइम पे आपने घरों में लोगों को दिखा दी, उनकी कन्वीनियंस एट देयर होम। सिनेमा के लिए और फिल्म के लिए आपको लोगों को घर से बाहर लाना है, उसको आपको एक्साइट करना होता है, उनको आपको कन्विंस करना है कि आइए एक अपना घर का टाइम छोड़ के आप आके वहाँ पे पैसा भी खर्चें और आके एंटरटेन हो। तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग उसके लिए चाहिए आपको। सो ये एक बड़ा ओवरऑल एक एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से वो एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा सप्रेस्ड रहा है पिछले 1.5-2 साल, और देन हम अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री उस तरह से शायद एक्साइट नहीं कर सकी। लेकिन जब भी हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट बनी है तो हमारी अवाम ने बड़ा उसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आई बिलीव कि वंस वी डू हैव थिंग्स इन नॉर्मल स्टेट और हमारी पाकिस्तानी फिल्म रिलीज होंगी तो हमारी आवाम उसको सराहेगी और उसको सपोर्ट करेगी। टिल देन हमें ये इस मुश्किल वक्त से गुजरना है और SOPs को भी फॉलो करना है। जहांजेब साहब, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं हमारी सिनेमा इंडस्ट्री, एक तो कोविड की वजह से नुकसान का सामना रहा, लेकिन ओवरऑल भी कोई इतने कुछ चंद एक सिनेमा ही है जहाँ पर अब लोग जाना पसंद करते हैं। Right. आपके ख्याल में कि किस नौयत की फिल्में बने और किस तरह की फिल्में बने, हर साल कितनी मूवीज़ बने कि जो सिनेमा ओनर्स हैं वो लॉस में ना जाएं? देखें, एटलीस्ट 52 वीक्स अ ईयर हैं, तो आप उससे हिसाब लगा लें कि आपको एटलीस्ट कम से कम 20 से 25 फिल्में अगर आपकी लोकल बने तो आप शायद सरवाइव कर सकें। जहाँ तक बात है कि इस नौयत की, आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री, लोग बहुत सी बातें करते हैं अल्टरनेटिव सिनेमा पे, एजुकेटिव सिनेमा पे, मैं तो सिर्फ एक ही वर्ड कहूँगा, एंटरटेनमेंट। अगर फिल्म में एंटरटेनमेंट नहीं है, पैसा वसूल जिसको हम आम ज़बान में हम कहते हैं, जो पब्लिक आ रही है अगर वो एंटरटेन होने के लिए आ रही है, उसका माइंड वहाँ लेसन लेने का नहीं है या प्रॉब्लम्स देखने का नहीं है। इफ़ आई मे से सो, जिस तरह पाकिस्तानी आपके जो टीवी चैनल्स हैं उसमें शायद जो आपके ड्रामा हैं उनमें इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हैं और घरेलू प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन सिनेमा का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। सिनेमा में अब जब आप आते हैं तो यू विद फ्रेंड्स, ऐसे जैसा हरमीत ने कहा, यू देयर टू एंटरटेन योर सेल्फ एंड यू वांट टू हैव अ गुड टाइम, लाइक 1-1.5-2 घंटे आप आउटिंग के लिए निकलते हैं। सो अगर एंटरटेनमेंट के बेसिस पे और बेसिक एंटरटेनिंग फिल्म्स होनी चाहिए और उसमें आप जी, एंटरटेनमेंट का भी थोड़ा सा ज़रा वो कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ है मुख्तलिफ मुल्कों में जी, कि अगर अमेरिका है, यूरोप है, तो वहाँ पे मुख्तलिफ है कॉन्सेप्ट उसका, वहाँ पे एजुकेशन फिल्में भी चल जाती हैं, लोगों का मयार तालीम जो है वो बहुत डिपेंड करता है। यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा फ़र्क है मतलब उसमें, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ज़रा इख्तलाफ के साथ बोल देती फिल्म भी कामयाब
हो गई थी। बोर्ड वाज वेरी एंटरटेनिंग। आई मीन उसमें एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी डिस्कस हुए, वुमेन राइट्स भी डिस्कस हुए, लेकिन जनरली देखें आप, एंटरटेनमेंट से मेरा मुराद ऑब्वियसली एक्शन फिल्म भी उसमें शामिल हैं। मेरे ख्याल में लोग जो है ना कंट्रोवर्सी देखना, मसाले वाली चीजें देखना ज्यादा पसंद इफ यू कैन से मसाला ऑफ एनी सॉर्ट रियली, दैट्स हाँ, लेकिन वो मसाला ना हो जिसको हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने एक ज़माने में मसाला समझ के लोगों के ज़हनों में डालने की कोशिश की और वो नाकाम हो गया। फिर मतलब वो मसाला नहीं, मतलब वो रऊफ साहब गरम मसाला की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, गरम मसाले की बात नहीं कर रहे, वो मसाले की बात करें जो स्पेशली हमारी फिल्म आई थी, वैसे मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। अच्छा, सही हो गया। चलें, हरमीत ने हमेशा एक अनोखा पॉइंट लगाना होता है, बट एनीवेज थैंक यू सो मच जहांजेब साहब, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। अभी अल्लाह कुछ करे मतलब आपकी इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करे और हमारी अच्छी यहाँ पर मूवीज बने, और जाहिर बात है एक अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ बने, एक अच्छे लेवल पर बने और ज्यादा बने, ताकि हमारे जो सिनेमा इंडस्ट्री है ये बहरान से बाहर आ सके। अभी हम शो में करेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, बरतानिया में एनर्जी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इंतहाई डेवलप्ड कंट्री लेकिन अभी तक अपने एनर्जी बहरान पर काबू नहीं पा सके। पेट्रोल की किल्लत है, गैस की किल्लत है, डीजल की किल्लत है। पेट्रोल पंप्स पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, और अगर ऑयल टैंकर्स की बात करें तो वहाँ पर ड्राइवर्स दस्तयाब नहीं कि उनको चला सकें। और इसी सूरत हाल के पेश नज़र जो बरतानवी गवर्नमेंट है उसने फ़ौज से मदद लेने का फैसला किया है, फौज को अलर्ट कर दिया गया है। सूरत हाल ताज़ा तरीन क्या है, इस वक्त हमें लंदन से ज्वाइन करें हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल्ला चीमा। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। अब्दुल्ला, एनर्जी क्राइसिस को हम बहुत दिन से देख रहे हैं और अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि अभी भी जो फ्यूल की कंडीशन है वो बेहतर नहीं हुई। अभी भी लोगों को 5-6 घंटे जो है वो क्यूज में खड़ा होना पड़ा ताकि उनको फ्यूल अवेलेबल हो। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ रात को आई वो ये था, जो फुटबॉलर है दुनिया के मशहूर रोनाल्डो, उनकी जो गाड़ी थी उसको 7 घंटे, जो बड़ी एक्सपेंसिव एक लाविश गाड़ी है, उनके 7 घंटे खड़ा होना पड़ा पेट्रोल स्टेशन क्यू में, और फिर भी उनको फ्यूल नहीं मिला। तो अगर आप जो बैकग्राउंड में जाएं तो बैकग्राउंड इसका स्टार्ट सिर्फ यहाँ से नहीं होता, इसका बैकग्राउंड ब्रेक्जिट से स्टार्ट होता है। ब्रेक्जिट हुआ तो काफी जो यूरोपीय ममालिक के लोग थे वो वापस मूव बैक हो गए, थोड़े और क्राइसिस भी आ गए, उसके बाद पैंडेमिक आया तो वो एक और फैक्टर बना। पैंडेमिक में भी हमने देखा कि काफी ज्यादा लोगों को ये फूड वगैरह का इश्यूज हुए। ठीक है, पैनिक बाइंग हुई, वी डू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फिर भी लॉजिस्टिक्स में काफी इशू आ रहा था, तो उसका भी एक फैक्टर ब्रेक्जिट से जुड़ता था। तो अब काफी जो HGV जो बड़ी लॉरीज होती हैं, जो टैंकर या बाकी चीजें सप्लाई करते हैं, उनके जो ड्राइवर्स है मोस्टली वो यूरोपियन कंट्री से आते थे, यहाँ रहते थे, जॉब करते थे। अब वो यहाँ पे नहीं है, वो वापस अपने कंट्रीज में जा चुके हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी HGV ड्राइवर्स की। तो फ्यूल इनके पास अवेलेबल है, लेकिन जो HGV ड्राइवर्स हैं जो फ्यूल लाते हैं पेट्रोल स्टेशन तक, उनकी काफी शॉर्टेज है। अब्दुल्ला, यही वजह है कि 10,000 के करीब कह रहे हैं वीज़ों का इजरा किया गया है, लोगों को बुलाया जा रहा है कि वो ड्राइवर बन के यहाँ पे काम करें और वो पेट्रोल पहुँचाएं। उसकी वजह से आपके ख्याल में क्राइसिस आर्जी तौर पर ही सही रुक जाएगा? अब देखिए, आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट रेज किया। आर्जी तौर पे उनके पास जो अभी सोल्यूशन है वो उन्होंने आर्मी के जो होते हैं लोग जो उनके ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उधर से उन्होंने 150 जो हैं आर्मी पर्सनल, उनको रिक्रूट किया है कि वो टैंकर्स वगैरह मूव करेंगे और पेट्रोल स्टेशन तक पेट्रोल पहुंचाएंगे। लेकिन जहां तक वीजों की बात है, उसमें से हाफ जो वीजे हैं वो पोल्ट्री सेक्टर के लिए, विच इज फाइन, लोग मिल जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जो HGV के लिए वीजे हैं उनको काफी लोगों ने रिजेक्ट किए। उसकी बेसिक रीजन ये है कि वो कहते हैं कि हम सिर्फ 3 महीने के लिए हैं, क्योंकि उन्होंने वीजा नॉर्मली जारी करने की कोशिश की सिर्फ क्रिसमस तक, कि 3 महीने के लिए लोग आए, यहाँ से हमारे जो पीरियड है यहाँ पे प्रॉपर कर लें एंड आफ्टर दैट वापस चले जाएं। तो 3 महीने के लिए कोई भी इस तरह से अभी राजी नहीं हो रहा, और जो आएंगे वो भी सिर्फ यूरोपियन कंट्री से आएंगे, क्योंकि जो HGV लाइसेंस है यूरोप का वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। अगर पाकिस्तान में या कोई और एशियन कंट्री से कोई अगर आना चाहता है जो लॉरी ड्राइवर है वहां पे, तो उसका लाइसेंस भी यहाँ पे वैलिड नहीं है, और लाइसेंस को पास करते करते 2-3 महीने लग जाएंगे, उसका वीजा एक्सपायर हो जाएगा। तो ये बहुत एक ट्रिकी सा जा रहा है, और उनको भी इसका सॉलिड सोल्यूशन नहीं मिल रहा अनटिल अनलेस यूरोप कंट्री के जो है जिनके पास लाइसेंस है HGV का, इफ दे एक्सेप्ट द जॉब ऑफर एंड दे कम हियर, तो फिर परफेक्टली ऑल राइट है इनके लिए, ताकि वो क्रिसमस का जो मेन पीरियड है जहाँ पे फ्यूल और इसके बाद जो फूड की शॉर्टेज आ रही है ना, वो बहुत अलार्मिंग है इनके लिए। ऑल राइट, हरमीत आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं? जी हरमीत।
जी जी अब्दुल्ला, ऑन लाइटर मूड अगर हम पाकिस्तान में होते तो मैं जब माइक लेके अपारे की तरफ जाता हूँ तो पूछता हूँ कि भैया महंगाई बढ़ गई है तो आपका क्या रद्द अमल है। तो जिन जिन अल्फाज का चुनाव किया जाता है, जिस तरह खराज तहसीन वज़ीर इमरान खान को पेश किया जाता है, कमाल का होता है। ऐसा होता है कि आप माइक लेके गए और वहां पे किससे पूछा है कि भैया महंगाई हो गई तो कैसा, तो क्या रद्द अमल है? ऐसा तो नहीं होता है जॉर्ज बहुत से जो आपका वज़ीर आज़म है, क्या उसको भी खराज तहसीन इस तरह पेश किया जाता है जो हमारे मुल्क में सत्यानाश हो, जन्म जले ने बड़ी महंगाई कर दी है? ऐसा होता है कभी? हरमीत भाई बिल्कुल डेफिनेटली आजकल ऐसे ही हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले कुछ अर्सा पहले हम देखते थे ब्रेड की प्राइस मतलब हम अकेले नहीं है, इतना फर्क नहीं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन अब आप स्मॉल टाउन में भी जाते हैं तो वहां पे जिसमें ब्रांड है टेस्को वगैरह, उनके बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहा था कि आपने प्राइस इतनी बढ़ा क्यों दी। तो लोग तो बोरिस जॉनसन के अलावा लोग तो लोकल जो सुपरमार्केट वगैरह उनके भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन चले हमारे तो पेट्रोल स्टेशन पे काफी लाइनें वगैरह लगती हैं, लोग वेट करते हैं, भला भी उसे कहते हैं। वहाँ पे लड़ाई झगड़े की फुटेज कुछ है हमारी साथ में, हम वो दिखाते हैं। तो वो फुटेज ऐसी है जब पता चल रहा है कि लोग सड़कों पे लड़ रहे हैं, फिर एक दूसरे को मार रहे हैं पेट्रोल की, मतलब उसमें ये भी बहुत ज्यादा मुनाज़िर है। दे आर सो कॉल्ड सिविलाइज्ड नेशंस, पाकिस्तान और ऐसे बड़ी बातें की जाती हैं, बट ये देखें यहाँ पर भी जब कोई क्राइसिस आता है तो हालात वैसे ही होते हैं जैसे अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान में आए तो यहाँ पर सूरत हाल बन जाती है। बट एनीवेज अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच, आपने हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। जी हरमीत, मैंने कहा वहां पे चलो मुक्कों से काम चलाया जाए, यहाँ में तो हालात बड़े गंभीर हो जाते हैं भैया। हाँ ये तो बिल्कुल आप ठीक बात करें। बट एनीवेज नाज़रीन, इसी के साथ ये शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। लॉन्ग वीकेंड है, अब अपना वीकेंड भरपूर अंदाज में एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई खबरों के साथ। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।